नमस्कार दोस्तों, मैं भेषमणि द्विवेदी आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अध्ययन कर रहे हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में आज जो है उनके कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बता दूं कि फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए जो अधिनियम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के आप विविधता लिए हुए क्वेश्चन का संग्रह आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाइए, भूपेंद्र मिश्रा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से टेस्ट सीरीज जो है परचेस कर सकते हैं। एक फ्री दी जा रही है और आपको 7 वहाँ पर परचेस करने होंगे। कुल मिलाकर 8 टेस्ट आपको जो है मिलेंगे। तो साथियों, आप टेस्ट ज़रूर लगाइए और टेस्ट लगा करके किस भाग में आपकी कमजोरी हो रही है, कहाँ पर आपको विकास की ज़रूरत है, कहाँ पर अध्ययन की ज़रूरत है, ये आकलन कर सकते हैं। कभी भी किसी अभिमान में मत रहिए कि मुझसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि तूफान कश्तियों को मिटा देती है और अभिमान हस्तियों को मिटा देती है। अभिमान में बिल्कुल मत रहना कि मैं बना लूँगा, कर लूँगा, ऐसा नहीं। आपके पास अगर साधन नहीं होता तब की बात अलग है। अगर साधन है, आपको कोई टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा है, आप कोचिंग सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाने की दिक्कत मैंने नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप घर बैठे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी तो आकलन कर सकते हैं। आपको जब कोई भी साधन से प्राप्त हो रहा है, किसी भी माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो साधन का लाभ जरूर लेना चाहिए। अगर आपको लाभ का अवसर मिले और लाभ लो, तभी आपको आगे बढ़ सकते हो, और लाभ नहीं ले पाओगे तब आगे बढ़ने की बात तो दूर, आगे पीछे सरकना भी दूर मैंने दिक्कत होगी। तो कम से कम तो आप जो एक फ्री टेस्ट है उसको तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, और उसमें जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप टाइम कवर कर पाते हैं कि नहीं, ये आकलन जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं अपने कोर्स की ओर। भारत गणराज्य के 63वें जो वर्ष है उसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा यह अधिनियमित किया गया था। क्यों? ताकि सब लोगों को भोजन की सुविधा हो सके। अब यार, नाम छत्तीसगढ़ है, धान का कटोरा बोलते हैं, और दिया तरियाँ धियार अगर हो जाए तो ये सही बात नहीं। इसलिए यहाँ पर बढ़िया सा व्यवस्था है कि भोजन की व्यवस्था सबके लिए हो। तो खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 63वें वर्ष में हुआ था। कौन सा वर्ष में, ऐसा पूछ दें अधिनियमित होने का वर्ष, तो 63वें वर्ष। अब देखते हैं कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो कल के वीडियो में भी हमने चर्चा कर दिया था कि ये 14 अध्याय हैं। और धारा कितनी है? तो धारा है आपका 34। तो अब एक एक अध्याय का हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। पहला अध्याय में देखिए, अध्याय 1। इसमें क्या दिया है? इसमें धारा 1 में दिया है संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में होगा, और प्रारंभ ये बताया गया है। फिर धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। धारा 2 में आप देखते हैं उपधारा 1, इसमें आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी से अभिप्रेत ये आपको बताया गया है का में। फिर खा में बताया गया है अंत्योदय परिवार से अभिप्रेत है। ये प्रश्न आ सकता है, अंत्योदय परिवार से अभिप्रेत है, तो इसका मतलब ये है कि धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजन के लिए धारा 15 की उपधारा 5 के अधीन इस रूप में पहचान किए गए परिवार को किसके अंतर्गत रखा जाता है? अंत्योदय परिवार। तो ये प्रश्न बन सकता है, आप इसको याद कर लेंगे। ग नंबर में आप देखते हैं आश्रम से विपरीत है। तो राज्य सरकार अथवा सरकार की सहायता से प्राप्त किसी संस्था द्वारा संचालित आवासीय स्कूल, ठीक है, इसको क्या नाम से जानते हैं? आश्रम के नाम से जानते हैं। फिर है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार माने सरकार, और अंगा में दिया गया है केंद्रीय पूल से अभिप्रेत है। ये भी IMP है ना, केंद्रीय पूल से क्या अभिप्रेत है ये पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय पूल से अभिप्रेत है खाद्य सामग्रियों का भंडार, जो पहली बात न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त, ये पहली बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं जिसमें आपदा राहत तथा ऐसी अन्य योजनाएं सम्मिलित है के अधीन आवंटित किए जाने हेतु संधारित। फिर तीसरी बात, उपखंड 2 में जो है निर्दिष्ट योजनाओं हेतु
आरक्षित रखा गया हो। तो ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय पुल से अभिप्रेत है। ये तीनों कथन को दे दिया जाएगा और आपका ABC ऐसा लिखा रहेगा और D में रहेगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी बातें अगर जिसमें सम्मिलित है उसी को हम केंद्रीय पुल के नाम से जानते हैं। ये खाद्य सामग्रियों का भंडार है और भंडारण करके वितरण आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सारी तथ्यों को आपको कंठस्थ रखना है, क्योंकि सेम टू सेम वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे परिभाषाओं में क्या क्या वर्णन है। जैसे इस परिभाषा में चा में दिया गया है जिलाधीश क्या है, छा में दिया है निराश्रित व्यक्ति से अभिप्रेत, जा में आपदा से अभिप्रेत, झा में दिया है पात्र परिवार से अभिप्रेत। तो पात्र परिवार से अभिप्रेत क्या है, इसका मतलब क्या है? या तो अंत्योदय परिवार, या एक प्राथमिक परिवार, या एक सामान्य परिवार। मतलब ये तीनों सम्मिलित होते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग पात्र परिवार। तो ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ABC, उपरोक्त तीनों ऐसे करके, उपरोक्त सभी मतलब, ठीक है ना। तो पात्र परिवार से अभिप्रेत हो जाएगा। फिर यहाँ में देखिए कि अपवर्जित जो परिवार है, मतलब जो अपवर्जित परिवार है उनका परिभाषा इससे अभिप्रेत है, ऐसा पूछा जाता है। टा में देखिए उचित मूल्य की दुकान से अभिप्रेत है। तो उचित मूल्य से दुकान से अभिप्रेत है, इसका मतलब क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का 10 की धारा 3 के अंतर्गत जारी आदेश द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरित करने हेतु अनुज्ञप्त दुकान, इनको हम किस नाम से जानते हैं? उचित मूल्य की दुकान के नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है कि उचित मूल्य की दुकान से क्या अभिप्रेत है, तो ये आपको बताने होंगे। फिर ठाम में देखें खाद्यान्न से अभिप्रेत है। तो खाद्यान्न के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? चावल, गेहूँ या मोटे अनाज या इनके अन्य सम्मिश्रण, जिसमें गेहूं का आटा भी शामिल है। तो ये ऑप्शन बना दिया जाएगा A, B, C, ठीक है। और ये वाला आपका आटा डाल दिया जाएगा, गेहूं का आटा। तो D अगर है तो ये सब शामिल होंगे, ऐसा अगर बना देते हैं तो 1, 2, 3 ऐसा 4 लिख के कौन कौन शामिल होते हैं, 1 या 2, 3, 4 ऐसा वाला जो दिया रहता है उस बेस से बना सकते हैं, जैसा भी हो। लेकिन आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि चावल भी शामिल, गेहूँ भी शामिल और मोटे अनाज भी शामिल, साथ में इनके अन्य सम्मिश्रण तथा गेहूँ के आटा भी शामिल है। इसको हम बोलते हैं खाद्यान्न। तो खाद्यान्न से अभिप्रेत। फिर है सामान्य परिवार, इनकी परिभाषा बताई गई है। आवासहीन व्यक्ति, इनकी परिभाषा है। णा में देखें छात्रावास की परिभाषा, स्थानीय निकाय की परिभाषा। फिर था में देखें भोजन की परिभाषा। दा में है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत है। तो इसको मैंने लिख दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत है केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य जिस पर केंद्रीय पुल अथवा राज्य पुल के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जाती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। और किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखें धा में गैर अधिसूचित क्षेत्र, इसका परिभाषा बताया गया है। ना में अधिसूचना, पा में अन्य कल्याणकारी योजना, इससे क्या विपरीत है? फा में बताया गया विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह। इस प्रकार इस धारा में पूरे परिभाषा ही परिभाषा है। जैसे निःशक्त व्यक्ति से विपरीत है, तो निःशक्त व्यक्ति का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955 और उसके बाद दिया है 1996 का 1 के अधीन निःशक्त रूप से जो परिभाषित व्यक्ति है उसी को हम निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा में रखेंगे। फिर आपका दिया है विहित से अभिप्रेत है। विहित का मतलब है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। फिर आपको पूछा गया है कि प्राथमिकता वाले परिवार से अभिप्रेत है। तो धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के प्रयोजन हेतु धारा 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत इस रूप में पहचान गए कि परिवार को किस नाम से जानते हैं? प्राथमिकता वाले परिवार। उसी प्रकार पक्का मकान से अभिप्रेत है। तो ऐसा मकान जिनकी छत सीमेंट कंक्रीट से निर्मित हो पक्का मकान कहलाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। राशन कार्ड से अभिप्रेत है। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के विक्रय हेतु सरकार द्वारा एक आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया एक दस्तावेज है। इसमें अनुसूचित से अभिप्रेत पूछा गया है। फिर योजना
से विपरीत है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु निर्मित कोई योजना को या कार्यक्रम को योजना से अभिप्रेत कहा जाता है, या योजना से अभिप्रेत है। योजना से तात्पर्य है, योजना का मतलब है। इसमें देखिए राज्य सरकार लिखा है ना, अगर हो सकता है कि ऑप्शन बी में लिखे केंद्र सरकार, या उसको 2 नंबर लिख दें, तो एक केवल या 1 और 2 दोनों से ही ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकार वाली बात आपको याद रखना है। राज्य सरकार से क्या विपरीत है, तो राज्य सरकार से विपरीत है छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य पुल से विपरीत है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय पुल से अलग राज्य सरकार द्वारा उपार्जित एवं संधारित खाद्य सामग्रियों का भंडार। अब आगे है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अभिप्रेत है। तो इसका मतलब क्या है, तो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनाई गई प्रणाली। आगे आपको बताया गया है कि निगरानी समिति से क्या अभिप्रेत है, तो निगरानी समिति से जो अभिप्रेत है इसके बारे में बताया जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु धारा 24 के अंतर्गत गठित एक समिति। तो कौन से धारा के अंतर्गत गठित किया जा रहा है, धारा 24 के अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस जो पार्ट है उसमें पूरे परिभाषाओं को उल्लिखित किया गया है। अब परिभाषाओं के बाद आता है कि अध्याय 2 में कौन सा बात है, किस बात का उल्लेख है, ये देखते हैं अपन। चलिए अब हम धारा 2 देखें। धारा 1 देख लिए, सॉरी अध्याय 1 हमने देख लिया, अध्याय 2 का अध्ययन करते हैं। 2 माने 2 क्या देना है देखते हैं इसमें। धारा 3 में क्या लिखा है, अंत्योदय परिवारों, प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों द्वारा रियायती मूल्यों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसीलिए तो 2 बोल रहे हैं ना, तो ट्रिकी है कि 2 करके 2 में है, ऐसे याद रखना। कभी भी कुछ भी पूछा जाता है ये किस धारा में है ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे धारा 3 में है, और 3 ठने का उल्लेख मिल रहा है, अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार और सामान्य परिवार। इनको किस मूल्य पर, रियायती मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। फिर धारा 4 गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के लिए पोषण आहार सहायता। तो इसमें भी आप धारा 4 में कैसे याद कर लें, गर्भवती माता है, शिशुवती माता, तो उसका बच्चा भी है, और गर्भवती माता है तो वो लोग 2 हो गए, है ना। उनके घर में एक और बच्चा होगा 3, और उसके फिर हस्बैंड, ऐसा मिला के 4। तो गर्भवती माता और साथ में शिशुवती माता, इसके लिए पोषाहार की सहायता, ये किस धारा में है, धारा 4 में है। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही पूछ दिया जाएगा इसको किस धारा में है बोल के, तो धारा 4 आपको याद करना है। धारा 5 इसमें क्या है, बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। अब प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बच्चों के लिए पोषाहार सहायता किस धारा में है, तो धारा 5 में है। और सहायता देने की बात है इसलिए अध्याय 2 में है, ये भी आप याद रख लें। छात्रावासों तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार सहायता, ये धारा 6 में है। कहाँ पर है, 6, तो धारा 6 में है। इसको कैसे याद करेंगे, कई बार छात्रावास या आश्रम जाने के लिए बच्चे लोग को बोलो तो नहीं जाऊँगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छी नहीं जाऊँ, तो याद रखिए 6 से छा। तो 6 में जो है धारा 6 नंबर में आपका छात्रावासों, आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पोषाहार की सहायता। धारा 7 बच्चों में कुपोषण का निराकरण तथा प्रबंधन, इसके लिए तो धारा 7 में है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि टोटका वोटका बनाते हैं, 7 बार कर लेना, 7 बार उतार लेना, ऐसा बोलते हैं ना। तो कुपोषण, अच्छी पोषण नहीं हो उसके अंदर, इसका निवारण हेतु क्या किया जा रहा है, बच्चों के लिए प्रबंध किया जा रहा है। तो ये धारा 7 में है, मतलब 7 ऐसे याद रख लेना आप। तो धारा 7 में बच्चों के लिए कुपोषण का निवारण तथा प्रबंधन, ये हो जाता है आपका अध्याय 2। अब चले हम अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 में क्या है, धारा 8 विशेष समूह के लिए पात्रताएं। विशेष समूह निराश्रित हो गया, आवासहीन हो गया, प्रवासी, इन सब के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान है। तो ये धारा 8 में निराश्रित, आवासहीन, इन सबको बांट, ऐसे याद करके रख लो आप। तो विशेष समूह को बांट, धारा 8। धारा 9 आपात अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार। तो इसमें क्या हो रहा है, धारा 9 में कैसे याद कर लें, आपात अगर आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए तो आदमी क्या हो जाता है, झुक जाता है, नौ जाता है। तो 9 धारा 9 में क्या है, आपात आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पोषाहार, ये आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं धारा 10 और ये आ जाता है अध्याय 4। अध्याय 4 इसमें क्या है,
धारा 10 में बताया गया कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका, जो राज्य सरकार है वो जो भी व्यक्ति चाहे भूख से पीड़ित है, निराश्रित है, जो ऐसा भी हो, उन सब के लिए भूख की दशा में राहत प्रदान करने का मार्गदर्शिका और अधिनियमित करेगी। धारा 11, भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व। अब ये भी प्रश्न बन जाएगा कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने का स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व किस धारा में है, तो धारा 11 में है, अध्याय 4 का। ठीक है, साथ में ये भी प्रश्न बन सकता है कि भूख की दशा में राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय निकाय का, है ना। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सब जान रहे हैं आप, ये जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब होते हैं। तो उनके क्षेत्र में जहाँ भी भूख की दशा है तो उनको राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का है। ठीक है, अब धारा 12, भूख से तत्काल राहत प्रदान किया जाए, ये किस में है, धारा 12 में है, और ये आपको मिलते हैं उल्लेख कहाँ पर, अध्याय 4 में। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 5 को। अध्याय 5 में क्या है, धारा 13। अब तक धारा 12 हम पढ़ लिए, अब धारा 13, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। जो भी पात्र हैं उनके लिए जो योजना बनाई गई उनका क्रियान्वयन के संबंध में बताया गया है। धारा 13 में और 13 लिए क्रियान्वयन है, ऐसा याद कर लो कि जो पात्र हैं उनके लिए योजना का क्रियान्वयन होना है। तो धारा 13, पात्रताओं की प्राप्ति हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन, अध्याय 5। अब अध्याय 6 में देखते हैं अपन, धारा 14। तो धारा 14 हमें क्या लिखा है, राज्य सरकार का वित्तीय उत्तरदायित्व। तो राज्य का जो वित्तीय उत्तरदायित्व है किस धारा में बताया गया है, तो धारा 14 में, और अध्याय 6। फिर अध्याय 7, धारा 15, परिवारों तथा विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों की पहचान के संबंध में मार्गदर्शिका जारी करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति होगी। ये अधिनियम किसको शक्ति प्रदान की है, राज्य सरकार को, कि ये जो विशेष कमजोर वर्ग हैं, सामाजिक समूह, उनकी पहचान करे और मार्गदर्शन जारी करे। ये धारा 15 में लिखा हुआ है। धारा 16, अंत्योदय, प्राथमिकता तथा सामान्य परिवारों की सूची का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन। तो मार्गदर्शन, इनके लिए जब कार्ड बनाना है, मार्गदर्शन हो गया, अब कार्ड बनने के बाद क्या करना है, इनका सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन भी होना चाहिए। कि प्रदर्शन नहीं होगी तो फिर बहुत गड़बड़ भी हो जाती है, कई बार चुपचाप वाला कार्ड भी रहता है। तो ये सब बचने के लिए सरकार पूरी योजना बना के रखती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शन भी किया जाएगा। अब अध्याय 8 की ओर चलें। अध्याय 8 में कौन सी बात है, धारा 17। तो ये धारा 17 में क्या दिया है, तो धारा 17 में आपको पता चलता है कि राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया होगी। अब यही उठा करके दे देंगे कि किस धारा में है, तो धारा 17 में है, अध्याय 8 में है। तो 8 पुरुषों को काट करके महिला का मुखिया बना दिया जा रहा है। धारा 17 याद रखना, अब महिला मुखिया है तो पुरुषों के लिए खतरा, कई बार मनमानी करने नहीं मिलती पुरुषों को। तो धारा 17 ऐसे याद कर लेंगे, वास्तविकता से भले संबंधित ना हो, आपको परीक्षा हाल में याद आना चाहिए इस ढंग से। धारा 17 में है, और महिला जो होगी 18 वर्ष की आयु अगर कर ली है पूर्ण या उससे अधिक है तो उसको परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। राशन कार्ड में उसी का नाम होता है। अगर नहीं है तब कंडीशन क्या बनता है, बच्ची छोटी है तब, वो जब युवा हो जाए 18 वर्ष हो जाए तो उसके बाद उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। उस तक के तिथि तक के वो जो परिवार का वरिष्ठ रहेगा उसी का नाम रहेगा, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर उसका नाम जो है इंगित कर दिया जाता है मुखिया के रूप में। ये आपको अध्याय 8 और धारा 17 में प्राप्त होता है ये जानकारी। अब देखते हैं हम लोग अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 में कौन सी बात है, तो यहाँ पर धारा 18 स्थानीय निकायों की भूमिका के बारे में बताया गया। जो स्थानीय निकाय हैं उनकी क्या भूमिका होगी, तो इनके उत्तरदायित्व होते हैं जैसे ऐसे दायित्व जिसके लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय निकायों को समानुदेशित करे, जिसमें अन्य बातों के साथ ये सम्मिलित होगा। पहला काम होता है पात्र परिवार जो होंगे उनकी पहचान, और दूसरा है यथाविहित पात्र परिवारों का राशन कार्ड जारी करना। और तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राशन कार्ड कौन जारी करते हैं, तो स्थानीय निकाय।
फिर उचित मूल्य की दुकानों की ऐसी रीति से निगरानी एवं पर्यवेक्षण जैसा विहित किया जाए। और अगला इनका काम हो जाता है कि धारा 23 के अधीन विहित मार्गदर्शिका के अनुसार उचित मूल्य दुकानों का सामाजिक अंकेक्षण करना। इनकी भूमिका के बारे में बताया जा रहा है। फिर निराश्रित हैं, आवासहीन हैं, इन व्यक्तियों का चिन्हांकन करना और चिन्हांकित करके उनकी क्या करना, सहायता करना। फिर स्थानीय निकाय ऐसे कर्तव्यों और कार्यों तथा उत्तरदायित्व का भी निर्वहन हेतु जवाबदेह होंगे जैसा कि ऐसे योजनाओं के अधीन उनका समनुदेशन किया जाए। जैसा भी राज्य सरकार द्वारा उनको निर्देश दिया जाता है, स्थानीय निकायों के द्वारा अपनी भूमिका को अदा किया जाएगा। ये आपको धारा 18 में मिलता है। अब देखते हैं अध्याय 10। यहाँ पर अध्याय 10 में धारा 19 आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली। तो ये आंतरिक जो निवारण शिकायत का निवारण करने की जो प्रणाली है, इसकी व्यवस्था है। तो इसमें क्या किया गया है कि राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी की पद की स्थापना होगी और इस तंत्र के माध्यम से अगर किसी प्रकार का शिकायत मिले तो उनको निवारित किया जाएगा। तो आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली किस धारा में है? तो ये है धारा 10। प्रश्न कहीं से भी बनेंगे तो आप इस प्रकार से अगर याद रखते हैं तो आप याद हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर आंसर आसानी से दे सकेंगे। आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली किस धारा में है? तो धारा 19। अब देखते हैं धारा 20 में क्या है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना, इसके बारे में उल्लेख मिलता है धारा 20 में। तो ये क्या बताया गया है कि इसमें कि इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों और व्यक्तियों की पात्रताएं उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के क्रमांक 23 सन 2000 के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा समस्त ऐसी सेवाएं ऐसी रीति में तथा ऐसी समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी जैसा कि उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाए। ये यहाँ पर बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन सेवाओं की अधिसूचना, ये कहाँ आपको प्राप्त होता है? धारा 20 में। अब देखते हैं अध्याय 11 धारा नंबर 21 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु जो प्रणाली है वहाँ पर सुधार करने हेतु क्या दिया गया? योजना शक्ति दी गई है। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तु जो है आवश्यक सुधार अगर करना है इस प्रणाली में, किसमें? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। तो इसकी शक्ति किनको प्राप्त है? तो राज्य सरकार को। ये किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 21 में उल्लेख है। अब अध्याय 12 देखते हैं। धारा नंबर 22 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का प्रकटन। ये अध्याय 12 में और धारा 22 में लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली से संबंधित जो भी उनके पास अभिलेख होंगे उनका क्या होना चाहिए? प्रकटन होना चाहिए। इस बारे में बताया गया है। फिर धारा नंबर 23 स्थानीय निकाय द्वारा सामयिक सामाजिक अंकेक्षण करना। तो जो स्थानीय निकाय हैं इस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अच्छे करने के लिए क्या करते हैं? उनका सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का घोटाला या लोचा ना हो। ठीक है। और धारा नंबर 24 इसमें निगरानी समिति का उल्लेख है। तो निगरानी समिति का काम है निगरानी रखना, नाम से स्पष्ट है। तो निगरानी समिति जो है निगरानी का कार्य करती है। इसमें देख लीजिएगा कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं, बता दूं आपको। इस अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को नियमित पर्यवेक्षण करना, इस अधिनियम के प्रावधान के किसी उल्लंघन की कलेक्टर को लिखित में सूचना देना। निगरानी समिति का काम है कि वो लिखित में सूचना दे। उसके द्वारा प्राप्त निधि या स्टॉक के दुरुपयोग या किसी उल्लंघन की कलेक्टर की लिखित में सूचना देना। और जब उपरोक्त दोनों खंड हो जाएं खा और गा, तो उल्लंघन की लिखित सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा धारा 25 के अधीन
जो है विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे विषय के जांच के लिए अग्रसर होगा। तो कलेक्टर जो है इस प्रकार अगर कोई उनको शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की दशा में फिर आदेश जारी करेगा। तो ये निगरानी समिति क्या करती है, निगरानी करती है। अगर कहीं पर खामी पाए तो उसका लिखित रिपोर्ट किसको दे, कलेक्टर को दे, और फिर कलेक्टर उस पर कार्यवाही करेगी। ये आपका धारा नंबर 24 निगरानी समिति। अब प्रश्न बनाया जा सकता है कि निगरानी समिति के कार्य, या फिर पूछेंगे निगरानी समिति का गठन किस धारा में है, तो ये है धारा 24 में। दोस्तों सभी बातों को एकदम से लिख पाना संभव इसलिए नहीं है कि समय भी बहुत चाहिए, और पूरे एक एक चीज़ की व्याख्या करने में जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और लंबा वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता, और फिर आप देखोगे नहीं तो बनाने का कोई तुक भी नहीं है ना। इससे अच्छा थोड़े थोड़े मैं आपको मार्गदर्शन के रूप में देता जाऊंगा, बताते जाऊंगा, आप उसको देखें और एक बार खुद से अध्ययन करें, तब आपको जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है, धारा 25। धारा 25 अधिनियम के अधीन पात्रता प्रदान करने की कार्यवाहियों का विनियमन। ठीक है, तो ये किस धारा में बताया गया है, धारा 25। और धारा 26 में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों के लिए उल्लंघन के लिए दंड। तो ये किस धारा में बताया गया है, ऐसा पूछा जाएगा। तो धारा 26। धारा 26 में क्या बताया गया है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2004 के प्रावधानों के लिए उल्लंघन के लिए दंड, उल्लंघन की दशा में दंड देने का प्रावधान कहाँ पर मिल रहा है आपको, धारा 26 में। अब देखते हैं अध्याय 14। तो अध्याय 14 में देखें तो धारा 27 खाद्य अधिकारित कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने या बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार को ये शक्ति है कि वो खाद्य आधारित कल्याणकारी योजना को बनाए रखे, जारी रखे। ये शक्ति कहाँ प्राप्त है उसको, धारा 27 में। फिर है धारा 28, इसमें किस बात का उल्लेख है, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्योजन। सरकार के पास जो शक्ति है वो अपने किसी अधिकारी को उस शक्ति को क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है, और वह शक्ति उसको मैंने दिया जा सकता है। तो प्रत्योजन की बात करता है ये, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रत्योजन किस धारा में है, तो धारा 28। अब देखिए धारा 29 अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति। तो राज्य सरकार अपने अनुसूचियों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कहीं पर जोड़ना हो या कहीं पर घटाना हो, बढ़ाना हो या कम करना हो। तो ये शक्ति उसको 29 धारा 29 में प्राप्त है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति किस धारा में है, तो धारा नंबर 29। धारा नंबर 30 में देखें तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 30 में नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं धारा 31 के बारे में। 30 तक हमने अध्ययन कर लिया। धारा 31 में क्या लिखा है, धारा 31 विद्यमान योजनाओं मार्गदर्शिका आदेश एवं खाद्य संबंधी मापदंड का बना रहना, इसका उल्लेख मिलता है। धारा 32 में देखते हैं तो कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति दिया गया है। और धारा 33 इसमें उल्लेख है अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। अगर कोई बाढ़, भूकंप ये सब आ जाते हैं और कभी खाद्य सुनिश्चित नहीं हो पाती तो उस दशा में उस पर मतलब क्लेम नहीं किया जा सकता, इस बात का उल्लेख है। तो अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। और धारा 34 में अधिनियम की किसी अन्य योजना या विधि के अल्पीकरण में नहीं, इस बात का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनते जाते हैं कि कौन कौन से जो है धारा में उपस्थित है, धारा में बताया गया है, ये पूछा जाता है। तो जैसे अधिनियम की किसी अन्य योजनाओं या विधि के अल्पीकरण में नहीं, इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रताएं इस नियमित संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य योजना या विधि का किसी भी तरह अल्पीकरण नहीं करेगी। अप्रत्याशित जो कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व, इसमें क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत
प्राथमिकता परिवारों या सामान्य परिवारों या अन्य समूहों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री या भोजन के प्रदाय व्यवस्था के विफल होने के कारण उद्भूत हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति चाहे जो भी हो, जहां प्रदाय व्यवस्था की ऐसी विफलता या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध, बाढ़, सूखा, आग या तूफान, भूचाल या कोई अन्य दैवी कृत्य जैसी दशाओं से हुई हों के लिए किसी दावे हेतु राज्य सरकार दायी नहीं होगी। इस बात का उल्लेख मिल जाता है आपको अप्रत्याशित कृत्यों की दशा में राज्य सरकार का दायित्व। धारा 33 में, धारा 34 में देखते हैं, अधिनियम की किसी अन्य योजनाओं या विधि के अल्पीकरण में नहीं है। ये जो अधिनियम है इस तरह से आपके पूरे 14 अध्याय और 34 धारा जो है वो पूरा आप देख लिए। तो ये धारा आपने पूरा अध्ययन कर लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप धारा को और अच्छे से याद कर लेंगे और इससे आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और एक नई टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में आपके सामने आऊँगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।